जैसा कि रेट लो में जब हम ऑर्डर के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने एक टर्म का भी यूज़ किया था ऑर्डर के अलावा भी, जिसका नाम था मॉलिक्यूलरिटी। अब मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलरिटी होती क्या है, इसके बाद एक बार ऑर्डर को हम वापस से रिवाइज करेंगे, उसके बाद इसका डिफरेंस समझेंगे। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, पहले इसकी छोटी सी डेफिनेशन पर, द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, जो कि मैंने दो एग्जांपल लिए हैं, एक ये एमिन वाला है और दूसरा वो SN1 मैकेनिज्म वाला है, ठीक है। सो SN2 मैकेनिज्म वाला है, ठीक है। सो जो इसमें क्या बोला है कि जो टोटल नंबर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वही हमारा मॉलिक्यूलरिटी होता है। कैसे कि जैसे मान लो कि यहाँ पे N2 के आगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, कुछ भी नहीं है तो हम 1 कंसिडर कर सकते हैं। H2 के आगे कितना है, 3 है, तो 3+1 यानी ये क्या रिएक्टेंट है और आगे प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट से हमें फिलहाल कोई मतलब नहीं है, तो ये रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट के आगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितने हैं और कितने नंबर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के नंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक केमिकल रिएक्शन को पूरा करने में, ठीक है। सो 1+3 कितना हो जाएगा, 4। हमारा मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 4। नेक्स्ट एग्जांपल है कि इसके आगे कितना है, 1, KOH के आगे कितना है, 1, तो 1+1 मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगी, 2। ऑर्डर क्या होता है, अब मॉलिक्यूलरिटी तो वो होता है जो टोटल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, बट ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर वो होता है, ऑर्डर रेफर्स टू दोज नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हुज कंसंट्रेशन चेंजेस, जो कंसंट्रेशन चेंज करता है एक रिएक्शन की। जैसे मान लो ये रिएक्शन है, इसका मॉलिक्यूलरिटी 4 है बट ऑर्डर कितना है, 2 है। वो कैसे, वो भी समझाऊंगी, बट यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर डिफरेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हमारा ऑर्डर होता है वो कंसंट्रेशन चेंज करता है केमिकल रिएक्शन की। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कितने, उसको इसका मतलब नहीं है कितनी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, कंसंट्रेशन चेंज होती है वही हमारा ऑर्डर होता है। अब हमने ऑर्डर निकालने का एक ट्रिक समझा था कि जो पावर होती है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, अब जैसे कि 3H2 है प्रोडक्ट की, जैसे मान लो ये है, इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, तो इसकी पावर 2 लग जाएगी, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, इसका 1, तो इन पे क्या लग जाएगी, जो इनका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनकी पावर लग जाती थी, और पावर को अपन ऐड करते थे तब हमारा ऑर्डर आता था। मैंने बताई थी ये बात इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। तो ये ऑर्डर निकालने का एक ट्रिक था। जैसे मान लो ऑर्डर हम कुछ ऐसे भी निकालते थे कि ये इस पे पावर कितनी आएगी, 1, इस पे पावर कितनी आएगी, अगर हम ऑर्डर में लिखेंगे तो 3, तो 1+3 कितना होगा, 4। तो ऑर्डर में हमारा 4 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर 2 आ रहा है। ऑर्डर देखो वो होता है जो कंसंट्रेशन को केमिकल रिएक्शन में चेंज करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि हमने ये जो हमारी कंसंट्रेशन है, इसकी हमारी कंसंट्रेशन हमने डबल कर दी, हमने हमारी कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो डबल का 4 टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। मैंने अगर कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डबल ले लूंगी, जैसे मान लो पहले ये थी, अब मैंने इसमें और कंसंट्रेशन डाल दो, डबल कर दिया, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर आएगा वो 4 टाइम हो जाएगा। अगर मैं 4 टाइम, जैसे मान लो मेरे पास डबल रिएक्शन तो थी, अब मैंने उसको 4 टाइम कर दिया, तो वो मतलब और डबल होके 8 टाइम हो जाएगा। सो ऐसे हमें पता चलता है जब डबल होता है तो फर्स्ट ऑर्डर डिग्री हो जाएगा, 4 टाइम होता है तो 2 डिग्री। और कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं, जैसे ये अमोनिया, जब हम इसका डिकम्पोजिशन करवाएंगे तो ये फेरस यानी आयरन के सरफेस पे होते हैं, यानी एज अ कैटलिस्ट हम यूज करते हैं आयरन, ठीक है, इसके डिकम्पोजिशन में। तो यहाँ पे तो हमें मतलब कोई भी कंसंट्रेशन की जरूरत ही नहीं होती, कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा होता, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो कि मैं पहले सारा कुछ समझा चुकी, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इसका डिफरेंस ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का। सो पहला डिफरेंस आप ये लिख सकते हो, मॉलिक्यूलरिटी होती है टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। ऑर्डर वो होता है कि जो ऑर्डर रेफर्स टू दोज नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हुज कंसंट्रेशन चेंजेस ड्यूरिंग अ ऑफ रिएक्शन। पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा है ऑर्डर प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, जो कि आपको खुद को पता है कि ऑर्डर क्या है, प्रैक्टिकल वैल्यू है, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल होती है। फॉर एग्जांपल 1+3 4, 1+1 2, ये थ्योरेटिकल, ये सोच के लिख दिया अपन ने, ठीक है। थर्ड पॉइंट है फॉर इट्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन और इट्स रेट एक्सप्रेशन और रिएक्टेंट, यानी इसका जो रेट एक्सप्रेशन है, जो कि हमने देखा था R = A की पावर एंड B की पावर, A की पावर अल्फा, B की पावर बीटा, जो उसका रेट एक्सप्रेशन था, और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रेजेंट था इन एक्सेस आर रिक्वायर्ड, जो एक्सेस अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है वो उसको डिटर्मिनेट करने के लिए काम आता है। फोर्थ पॉइंट है इट कैन बी जीरो, ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। कैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जीरो ही तो था, जब हम अमोनिया का डिकम्पोजिशन कर रहे थे तो वहां पे हम आयरन को यूज कर रहे थे। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो
जैसे क्या कि अमोनिया का मैं क्या कर रही हूँ, डिकम्पोजिशन कर रही हूँ, और यहाँ पे मेरे को कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कंसंट्रेशन को इस रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 1130 केल्विन टेम्परेचर ले लो और आयरन ले लो, आयरन के सरफेस पे ये रिएक्शन होगी और अमोनिया क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। सो जीरो भी हो सकती है, ऑफकोर्स जीरो हो सकती है, जो कि हम इससे पहले वाले में पढ़ के आ चुके हैं। अगर पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसको देख लेना बहुत जरूरी है, ठीक है, उसके बिना नहीं समझ आएगा कि क्या है जीरो फर्स्ट ऑर्डर। बहुत इजीएस्ट चैप्टर है ये, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो। और बीच में ही आके कुछ भी देख लोगे कि डिफरेंस पढ़ लेते हैं तो डिफरेंस जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा डिफरेंस भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इट कैन बी जीरो हो सकता है, ऑफकोर्स फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 हो सकता है, और पॉजिटिव होता है। ऑर्डर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। ये कुछ 4-5 पॉइंट थे। फर्स्ट तो मैंने बोल दिया कि डेफिनेशन लिख दो सीधा डायरेक्ट। उसके बाद मॉलिक्यूलरिटी इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू, आपने पढ़ लिया। फॉर इट्स डिटर्मिनेशन ओनली द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इज रिक्वायर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम मॉलिक्यूलरिटी मतलब फाइंड करेंगे, निकालेंगे, तब जो रिएक्शन है उसको बैलेंस कर लेना, क्योंकि बैलेंस ही नहीं करोगे बैलेंस ही नहीं करोगे तो नहीं निकलेगी। अब ये रिएक्शन जैसे मान लो कि आपको ऐसे रिएक्शन दिए, ठीक है, या कि 2 वगैरह कुछ भी स्टेशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वगैरह कुछ भी नहीं लगा है और रिएक्शन अनबैलेंस है, तो मॉलिक्यूलरिटी गलत आएगा, मॉलिक्यूलरिटी के साथ साथ ऑर्डर भी गलत आएगा, दोनों गलत आएंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी फाइंड करने के लिए बैलेंस केमिकल रिएक्शन इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इट कैन बी फ्रैक्शनल, ऑफ कोर्स मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन हो सकती है, नेचुरल नंबर, बट कैन नेवर बी जीरो। मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी वो होती है जो केमिकल रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जीरो कब हो सकती है? जब कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही, क्योंकि रिएक्शन नहीं हो रही तो रिएक्टेंट नहीं होगा, रिएक्टेंट नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, तब हो सकता है। तो ऑलरेडी मतलब मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि उसमें रिएक्टेंट की नीड होगी, रिएक्टेंट की नीड होगी तो मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं। इट कैन नेवर बी जीरो एंड नेवर नेगेटिव, कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकती है, नेगेटिव भी नहीं हो सकता। तो इसमें कुछ सिमिलरिटीज भी 1-2 पॉइंट की और कुछ डिससिमिलरिटीज है, डिफरेंस था जो मैंने बताया। अब हम निकालेंगे इसके कुछ, ये तो बहुत बेसिक सा था, मैंने बताना था, क्योंकि इसका डिफरेंस पूछ लेते हैं, आप उसको स्टार मार्क कर ही लो। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, इसकी फॉर्मूला ड्राइव करना। सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जीरो ऑर्डर इंटीग्रेट इक्वेशन के बारे में। जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी उसका एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे हम। इस फॉर्मूले के बेसिस पे ग्राफ भी प्लॉट किया जाता है और इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एग्जाम में। तो जो हमारा जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन है, इसका थ्योरेटिकल पोर्शन तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, जिसके लिए हमने एक रिएक्शन कंसिडर की थी, अमोनिया का डिकम्पोजिशन करवा रहे थे हम उधर। जो अमोनिया टूटता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डिफरेंट पार्ट्स में डिकम्पोजिट हो रहा था, ठीक है, डिसोसिएट हो रहा था, टूट रहा था, ठीक है जी। तो वहां पे जो टूट रहा था अमोनिया, वो किसी कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड कर रहा था। उसमें ऐसा नहीं था कि कंसंट्रेशन ज्यादा लेंगे तो ये हो जाएगा, कम लेंगे तो वो, ऑल टोटली दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन। वाई? अब दिमाग में क्वेश्चन आता है वाई, जो मैं पहले भी बता चुकी, बट एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। वो क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि हम उसमें एक कैटलिस्ट का यूज कर रहे थे। हमने जो फैक्टर अफेक्टिंग जो पढ़े थे, कुछ फैक्टर पढ़े थे ऑन द फैक्टर अफेक्टिंग ऑन केमिकल रिएक्शंस, उसमें हमने देखा था कैटलिस्ट वगैरह था। तो कैटलिस्ट का क्या काम था कि जो कैटलिस्ट होता है ना, वो कंप्लीटली पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन में, और जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन की, उसको बढ़ा देता है विदाउट एक्टिवली पार्टिसिपेट, ठीक है। तो ये काम था कैटलिस्ट का। सो ये जो अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा था, वहां पे हम फेरस Fe, आयरन या फेरस भी बोल सकते हैं, इसका हम यूज कर रहे थे। इसके सरफेस पे जो अमोनिया है वो टूट रहा था, वो डिकम्पोजिट हो रहा था इसके सरफेस पे, ठीक है। इस जो फेरस है, आयरन है, इसके सरफेस पे ये रिएक्शन हो रही थी, यानी कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड कर रही थी, नहीं डिपेंड कर रही थी। तो ये N है, ठीक है, नॉट H, ये N है, N इक्वल 0। अब N इक्वल का क्या मतलब है? N जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ना, ऑर्डर, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसको हम N से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो N इक्वल 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा पहली इक्वेशन है हमारी AT, यानी A क्या है हमारा? कोई रिएक्टेंट होगा, P है हमारा प्रोडक्ट। अब अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिखना चाहे, जो मैं स्टार्टिंग से बताते आ रही हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन में नेगेटिव सिंबल लगता है, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ध्यान से सुनो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो रिएक्टेंट की जो क्वांटिटी ली थी ना हमने, जैसे मान हमने 10 ग्राम रिएक्टेंट लिया, तो वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम धीरे धीरे 10 ग्राम टू 8 होगा, 6 होगा, 5 होगा, जो भी उसकी स्पीड रहेगी,
कंसिडर कर रही हूँ कि 10, 8, 5, 6, 4, 3, 2, 0, तो इस हिसाब से उसकी क्वांटिटी कम हो रही है, वही प्रोडक्ट की बढ़ रही है। अब ये कम होकर जा किधर रही, प्रोडक्ट में तो जाएगी। यहाँ पे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन वाला लगता है, मास कंजर्वेशन वाला लॉ लगता है कि ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं, जो कि हम बदल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिखा है कि R इज माइनस d/dt हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने रेट लॉ में भी तो जो रेट लॉ में कैसे रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी तो सीखा था, वो बताओ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रेट लॉ कैसे कर रहे थे, ये क्या है, R रेट लॉ है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अभी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट के K आ रहा है और यहाँ पे ये क्लोज इंटरवल, जो मैथ्स वाले बच्चे समझते होंगे, ये क्लोज में ए बी का ये जो साइन हट के K आ जाएगा, ये जो इसका प्रोडक्ट होगा, ये ए बी क्या है, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है जो प्रोडक्ट होकर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट लो के, ठीक है। सो हमने ये यहाँ पे इसको इस हिसाब से लिखा है कि R इज इक्वल के, अब यहाँ पे A की पावर मैंने 0 क्यों लिखी है, ये ए बी रिएक्टेंट है और हमने यहाँ पे रिएक्टेंट A कंसिडर किया तो ये A लिख लिया, बट यहाँ पे हमने 0 क्यों लिखी, क्योंकि 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही बात करें इसलिए 0 लिख लिया, इसलिए हमारे होगी इक्वेशन 2। अब हम इसको इक्वेट करेंगे, इक्वल रखेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वल रखा, माइनस d/dt इज इक्वल के A की पावर 0, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखो, उसके बाद ये dt इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा, उससे पहले ए नोट में A की पावर 0 है। अब A की पावर 0 है यानी तो 1 हो गया, A की पावर 0 है यानी 0 ऑर्डर रिएक्शन है, A पे 0 लगा है तो A का तो कोई मतलब ही नहीं है, यानी कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। A क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा तो हम A नोट को कुछ लिखेंगे नहीं, ठीक है, A नोट को हम कुछ नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे माइनस d/dt इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये K नॉट डॉट dt, अब K क्या हमारा रेट कांस्टेंट है, ठीक है, समझ आया यहाँ तक। उसके बाद देखते हैं, अब हम करेंगे इसका इंटीग्रल, इंटीग्रेट बोथ साइड। अब जब हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो इंटीग्रल किया तो इंटीग्रेट का साइन लगा दिया, इंटीग्रेट 1 डॉट dA इज इक्वल इंटीग्रेट K नोट डॉट dt। अभी जो K नोट है ना ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, रेट कांस्टेंट की कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रल नहीं करेंगे तो बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा और dt का हो जाएगा। अब dt का हो गया, क्या आ जाएगा, dt का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास t आ जाएगा और इसका जब K नोट t dt से t का इंटीग्रेशन होगा प्लस में हमें कांस्टेंट मिल जाएगा जो कि जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेट कांस्टेंट, ठीक है, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट कांस्टेंट, जिसको हम इंटीग्रेट कांस्टेंट बोलते हैं, जो कि आपने पढ़ा होगा मैथ्स वगैरह में, ठीक है। और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा, जैसे मान लो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, मैंने लिखा है कहीं, हाँ ये देखो, जैसे कि 1 डॉट dx का जब इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा, वहीं यहाँ पे a का इंटीग्रेट करेंगे तो a आएगा, x का इंटीग्रेट करेंगे x आएगा, y का y, z का z, b c d कुछ भी ले लो, ठीक है। जिसका इंटीग्रेट करेंगे ना इंटीग्रेट 1 डॉट dx में वो एज इट इज वैल्यू हो जाएगी, यहाँ तक क्लियर हो। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद ये इतना मिटा देती हूँ, मिक्स हो रहा है। उसके बाद देखो अब ये क्या हो जाएगा, अब हमने यहाँ पे कुछ कंडीशन सपोज की, ठीक है, उन कंडीशन को अच्छे से समझना। सपोज t इज इक्वल 0 सेकेंड, अभी t 0 सेकेंड क्यों लिया है, t 0 सेकेंड इसलिए लिए कि हमने जो रिएक्शन है वो स्टार्ट नहीं किया, मानो अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है, हमारी ये रिएक्शन है और यहाँ पे क्या हो रहा है, अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है, यहाँ पे मैंने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया तो t इज इक्वल 0 सेकेंड, रिएक्शन स्टार्ट नहीं की, t इज इक्वल 0 सेकेंड। ए नोट है हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन, IC लिख रही हूं, ठीक है, ए नोट हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन, ए है हमारी फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन यानी पहले अमोनिया था, ये इनिशियल था, उसके बाद अमोनिया से क्या बन गया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो कंसंट्रेशन क्या हो गई, ए बन गई, जो फाइनल कंसंट्रेशन जिसको अपन बोलते हैं। तो t इज इक्वल 0 सेकेंड, a इज इक्वल ए नोट, ये हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन। अब मैंने a इज इक्वल ए नोट कर दिया, ठीक है, मैं a की जगह यहाँ पे ए नोट भी लिख सकती हूँ, मैंने लिख दिया माइनस ए नोट और k नोट इंटू टी 0 लिया है तो k नोट t की जगह मल्टीप्लाई कर दो 0 से, मल्टीप्लाई कोई 0 से वो 0 टर्म बन जाएगी प्लस c, तो यहाँ पे ये 0 हो गया, मेरे को एट द लास्ट क्या मिला, c की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, माइनस ए नोट। मैं फिर से समझा देती हूँ, हमने कंडीशन कंसिडर किया, सपोज किया कि t इज इक्वल
0 सेकंड, रिएक्शन स्टार्ट नहीं है। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो इनिशियल कंसंट्रेशन ही रहेगा ना, फाइनल कंसंट्रेशन कैसे आएगा? रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद ही इनिशियल कंसंट्रेशन से फाइनल कंसंट्रेशन मिलता है, यानी जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाती तभी हमें ए नोट से ए मिलता। तो मैं यहाँ पे ए तो लिख ही नहीं सकती क्योंकि मेरी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो मैंने यहाँ पे ए नोट लिख दिया। आई जस्ट होप इतना तो क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। उसके बाद अब ये जो हमें सी की वैल्यू मिल गई, अब मैं पुट इक्वेशन 3 इन सेकेंड। हाँ, जो मेरी थर्ड इक्वेशन थी उसको मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दूंगी, ठीक है। अब जो पुट करेंगे तो माइनस ए इज इक्वल के नोट माइनस ए नोट, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। थोड़ा सा बस है कंफ्यूज करने वाला ये इतना सा कि हमने एक कंडीशन सपोज की है, बस उतना ही, बाकी बहुत ईजी है। अब जो ये सी की इक्वेशन है, आप ये पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 2, ठीक है। अब जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो माइनस ए, ठीक है, माइनस ए के नोट, ठीक है, टी की जगह टी प्लस सी की जगह क्या रख देंगे? सी की जगह हम सिर्फ ए नोट रख देंगे, जो कि हमने रख दिया। अब क्या होगा? अब ये के नोट टी एज इट इज है, ए नोट उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हो ए नोट प्लस का हो गया और ए माइनस का है। अब मेरे को सिर्फ के नोट की वैल्यू निकालनी है, मेरे को सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कांस्टेंट की वैल्यू निकालूंगी तो क्या हो जाएगा? ये टी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसका मतलब समझ लो, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन में टी, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन है जो फाइनल कंसंट्रेशन से सब्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, और अपॉन में मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया हमने टी से। अब आगे क्या हुआ? अब आगे देखते हैं। अब आगे अगर मैं ए की वैल्यू निकालना चाहूँ, ए फाइनल कंसंट्रेशन की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा? पहले ये मल्टीप्लाई हो जाएगा के नोट टी, और ये ए उधर पॉजिटिव है तो के नोट टी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। पहले है ना, एक काम करते हैं, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए नोट टी इज इक्वल ए नोट माइनस ए। अब मेरे को ए की वैल्यू निकालनी है तो ये ए नोट उधर जाएगा, सॉरी ए को हम उधर भेजेंगे तो माइनस के नोट टी प्लस ए नोट, ठीक है। ए फाइनल कंसंट्रेशन, ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन, के रेट कांस्टेंट, टी हमारा टाइम इंटरवल कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में कितना वक्त लग रहा है। क्यों ना अब एक ग्राफ प्लॉट कर लिया जाए, इसका एक ग्राफ दिया, बहुत छोटा सा, बहुत इंटरेस्टिंग सा, ठीक है। तो अब जिसको भी नोट करना है कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने वाली, ठीक है, इधर कर लेते हैं। ग्राफ प्लॉट हम करेंगे बिटवीन ए एंड टी, फाइनल कंसंट्रेशन और टी के मिड में जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगी। अब पहले तो आप ये देखो कि इसका स्लोप क्या है। अगर मैं स्लोप देखूं y इज इक्वल एम एक्स सी, ये हमारा स्लोप लाइन होती है। अब ये y इज इक्वल एम एक्स सी स्लोप लाइन होती है, और जब हम नोटिस करेंगे, कंसिडर करेंगे, जब आप इस इक्वेशन में इन सबको लिखोगे, जैसे y की जगह a रख दो, y की जगह ऑलरेडी a है हुआ, और यहाँ पे x की जगह t जो कि हमें ऑलरेडी मिला हुआ है, इसका मतलब हमारा स्लोप क्या है? स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस के। स्लोप भी पूछ सकता है आपको, वैसे चांसेस कम रहते हैं बट कुछ भी छोड़ना नहीं है अपन को, तो स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस के। अब आप जब नोट करोगे तो ए और टी के बीच में आप कैसा रिलेशन देख रहे हो, खुद देख लो। फाइनल कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टी पे, तो ये क्या हो जाएगा? ग्राफ डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्राफ डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे फाइनल जैसे मान लो कि क्या हो रहा था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदल रहा था। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यानी इनिशियल कंसंट्रेशन कम हो रही है, फाइनल कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन अगर अपन को यहाँ का रिलेशन देखना है और यहाँ का रिलेशन देखा तो हमें कुछ ऐसे समझ आया। तो ये इसका ग्राफ हो गया, और इस लाइन में जो स्लोप वाली लाइन है, इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को मैच करना है कि मैच हो रही है ना, कि y जो हमने रखा है वो सेम है, x रखा है वो सेम है, तभी हम स्लोप निकाल पाएंगे कि इसका एग्जैक्टली स्लोप क्या है। नेक्स्ट में हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूलाज, और इनके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल है वो मैं बता देती हूँ। इनके बेसिस पे जितने भी न्यूमेरिकल, आप मेरे पुरानी वीडियो देख सकते हो, सारे न्यूमेरिकल मैंने ऑलरेडी करवा रखे, ठीक है। सारे मतलब जो मैंने इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं या आए हुए हैं, ठीक है, जो मैंने करवा दिए। और भी कोई मुझे ऐसा लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, करवाना जरूरी है, वो मैं करवा दूंगी। फिलहाल ये कंसेप्ट वगैरह समझ लेना।